तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं नई कविता का आत्मसंघर्ष, जिसे लिखा है मुक्ति बौद्ध जी ने। तो दोस्तों आलोचना के ऊपर ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, इसके बाद अब निबंध की वीडियोस आया करेंगी। कल दोस्तों मुझे कुछ काम है, वरना मैं 2 वीडियोस आपको और दे देता, पर कोई बात नहीं, आप लोग अपनी तरफ से तैयारी कर लेना। और जो 2 वीडियोस दोस्तों नहीं आ पाएंगी उसके लिए सॉरी, और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा करना। तो चलिए दोस्तों फिर आज का हम ये टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो कि है नई कविता का आत्मसंघर्ष। इस लेख के अंदर दोस्तों मुक्ति बौद्ध हमें बताते हैं कि एक कविता जो है किस तरीके से बनती है और बन के क्या है हम लोगों के सामने आती है, और जो कविता बन करके हम लोगों के समक्ष पहुंचती है, पहुंचने से पहले उसे किस किस संघर्ष से गुजरना पड़ता है। इन सभी का जिक्र दोस्तों आज की इस वीडियो में होगा। साथ ही दोस्तों ये भी बताएंगे कि जो कवि होता है, जो कविताएं लिखता है, उसके लिए संघर्ष की क्या स्थिति होती है। मैगी दोस्तों कैसे बनती है आपको पता होगा, परंतु एक कविता कैसे बनती है, वो कैसे जो है कविता अपना स्वरूप धीरे धीरे ग्रहण करती है, आज की इस वीडियो में दोस्तों आप यही जानोगे। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसका नाम है नई कविता का आत्मसंघर्ष। नया वर्ड लगा है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका मतलब है कविताएं पहले भी हो रही थी, परंतु अब जो कविता है कुछ नई प्रकार की हो रही है, इसलिए यहाँ पर नया शब्द जो यूज किया गया है। और उस नई कविता का दोस्तों क्या आत्मसंघर्ष है, उसके बारे में हम जानेंगे। मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया कि साहित्य में जब भी कोई प्रवृत्ति चेंज होती है, तो इसका मतलब होता है कि समाज में प्रवृत्ति, उनका लोगों का इंटरेस्ट, उनकी रुचि क्या है, चेंज हुई है, बदली है, तभी वो जाके साहित्य में रिफ्लेक्ट होती है। तो नई कविता यहाँ पर हमारे सामने आ रही है, तो इसका मतलब है समाज में कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी अनुभूतियां बदली है, उनके जो रुचियां थी वो सब बदली है। इसकी वजह से क्या है, कविता का जो स्वरूप पहले था वो बदल चुका है। अब जब दोस्तों लोगों की संवेदनाएं बदल गई हैं, लोगों की रुचियां बदल गई हैं, समाज बहुत ज्यादा पहले से अब व्यापक हो चुका है। अब क्या है, समाज के अंदर क्या है, तनाव जो देखने को मिलता है और द्वंद्व देखने को मिलता है, तो चीजें क्या है पहले से काफी बदल गई है। तो उन सब की दोस्तों अभिव्यक्ति कविता में करना अब क्या है काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कभी भी कुछ समाज में बदलाव आते हैं तो उसको साहित्य में दिखाने के लिए हमें हमेशा एक नई भाषा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि प्रवृत्तियां नई है, रुचियां नई है, तो उन सबको दिखाने के लिए दोस्तों हमें नए शब्द चाहिए होते हैं, जो कि एग्जैक्टली वो बता पाए जैसा कि समाज में हो रहा है। तो इस नई कविता के लिए भी दोस्तों संघर्ष की स्थिति थी, एक भाषा। अब हमें ऐसी भाषा की जरूरत है जो वास्तव में मानव का जो इतना व्यापक जीवन जो अब हमें देखने को मिल रहा है, उसकी क्या है अभिव्यक्ति सही से कर सके। मुक्ति बौद्ध दोस्तों इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि हमें नई अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्यों है। वो तो इस तनाव और संघर्ष की स्थिति में भी दोस्तों कवि का जो मन है वो स्थिर नहीं रहना चाहता, वो अपने आप को क्या है और ज्यादा फैलाना चाहता है, ताकि वो क्या है मानव के जो ज्यादातर उसका जो वास्तविक सत्य है उसके मार्मिक पक्षों तक पहुंच पाए, यानी मानव का जो सत्य है उस तक पहुंच पाए अधिक से अधिक, इसलिए वो फैलना चाहता है। परंतु दोस्तों जब वो इस वास्तविकता की अभिव्यक्ति करने की कोशिश करता है, यानी जैसा उसने देखा उसे वो बताने की कोशिश करता है, तब क्या है उसकी भाषा जो है लड़खड़ा जाती है। तो भाषा उसके समक्ष क्या है एक बड़ी चुनौती बन के सामने आती है। अगर दोस्तों कभी शुद्ध आत्मपरक भाव जो उसने समाज में देखा, यानी जैसा उसने वहां देखा शुद्ध, वैसा ही उसके अंदर जैसी भावना उत्पन्न हुई, उसने वैसा ही अगर लिख दिया, तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, अभिव्यक्ति हो जाती है। परंतु दोस्तों आज का जो कवि है वो उस भावना को क्या है अपनी संवेदना प्लस ज्ञान और ज्ञान प्लस संवेदना, तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना, इन दोनों से मिला करके क्या है वो कविताओं को प्रस्तुत करता है, जो कि क्या है प्रक्रिया को थोड़ी सी जटिल बनाता है परंतु विश्वसनीय है। तो यहाँ पर क्या है अभिव्यक्ति थोड़ी सी जटिल हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों 2 शब्द आए हैं, तो दोस्तों ये वो 2 शब्द हैं, पहला है संवेदनात्मक ज्ञान और दूसरा है ज्ञानात्मक संवेदना। यानी कि संवेदना जो फीलिंग, जो भाव उसने करे फील, उसको क्या है अपने ज्ञान के साथ उसको मिलाना। बिना ज्ञान के संवेदना का भाव मुक्ति बौद्ध जी कहते उतना नहीं होता। ठीक उसी तरीके से जो आपके पास ज्ञान है वो बिना संवेदना बिना भाव के क्या है निरर्थक है, बेकार है। तो इन्हीं दोनों की वजह से क्या है जो अभिव्यक्ति है थोड़ी सी जटिल हो जाती है। पर इसके बिना दोस्तों कविता में वो दम या जान आ नहीं पाता, वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, स्पेशली आज का जो वातावरण है। तो ये 2 चीजें क्या है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसीलिए मुक्ति बौद्ध जी कहते हैं कि जो कविता है पहले से ज्यादा क्या है अपने अस्तित्व जो उसका इस टाइम पर है वो बहुत ज्यादा संघर्षमय है, बहुत ज्यादा द्वंद्व उपस्थित है, और इसको दिखाने के लिए बिना संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना
बिना इसका सहारा लिए उसको अभिव्यक्त करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए मुक्तिबोध जी कहते हैं कवि के लिए इस द्वंद्व को समझना अब क्या है, अनिवार्य हो गया है। तभी क्या है, वो वास्तविकता में चीजों को जान पाएगा और इसके लिए क्या है, वो अपनी बुद्धि का सहारा लेगा और बुद्धि के जरिए ही संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना का उपयोग करेगा। तो दोस्तों अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने बस आपको सिर्फ इंट्रो दिया है, बस थोड़ी बहुत झलक भर दी है। पर लेकिन अब जो आगे बात मैं करने वाला हूं उसके बाद ये जो इंट्रो मैंने आपको दिया है ये एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट में बदल जाएगा। असली चैप्टर तो अभी स्टार्ट होगा, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि चीजें है क्या। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट वीडियो का दोस्तों बाकी है, सब्र रखिए थोड़ा सा, सब आएगा। अभी इतना हो जाने के बावजूद भी दोस्तों चीजें अभी भी समाप्त नहीं होती। उसके बाद एक लास्ट स्टेप वो मुक्तिबोध जी कहते हैं कि अभिव्यक्ति क्या है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्या है, अभिव्यक्ति एक बाधा बनकर खड़ी होती है हमारे सामने। आप में दोस्तों काफी सारे लोग होंगे जिन्हें कविताएं लिखना पसंद है और कुछ लोग तो कविता लिखना भी चाहते होंगे, कुछ लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि कविता होती क्या है और कविता कैसे बनती है। तो उनकी इस जिज्ञासा को आज मुक्तिबोध जी शांत कर देंगे अपने इस नई कविता के आत्मसंघर्ष के अंदर। चलिए अब हम जानते हैं कवि के लिए जो है संघर्ष के 3 क्षेत्र क्या हैं। मुक्तिबोध जी बताते हैं एक कवि के लिए ना संघर्ष के 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला तत्व के लिए संघर्ष, यानी कवि की सबसे पहली समस्या दोस्तों यही आती है कि वो भाव जो उसके मन में आया है उसे वो भाव असल में है क्या, उसे जानने में ही दोस्तों उसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दूसरा संघर्ष दोस्तों जो उसके लिए होता है उसको क्या है, अभिव्यक्ति देना, यानी जो भाव उसके मन में आया था वो उसे समझ चुका है, उसे जान चुका है, अब क्या है वो उसको बताना चाहता है, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए वो संघर्ष करता है। और तीसरा क्या है दोस्तों, दृष्टि विकास का संघर्ष, यानी इस व्यापक दृष्टि से क्या है दोस्तों, कवि जो है वास्तविक सत्य तक पहुंचता है। वास्तविक सत्य का पता लगाने के लिए हमें क्या है, कवि को काफी ज्यादा व्यापक स्थिति से क्या है चीजों का विश्लेषण करना पड़ता है। तो ये होता है तीसरी समस्या। ये 3 समस्या दोस्तों एक कवि के आती है, मुक्तिबोध जैसा बताते हैं। अब चलते हैं दोस्तों, जानते हैं कि कविता जो है अस्तित्व में आती कैसे है, कविता बनती कैसे है। तो मुक्तिबोध जी बताते हैं कि कविता अस्तित्व में आने से पहले उसके 3 क्षण होते हैं, कला के 3 क्षण। आप में से दोस्तों अगर कुछ लोग कविताएं लिखते होंगे तो उन्हें पता होगा कि कविताएं कैसे अस्तित्व में आती है। तो सबसे पहले क्षण में दोस्तों क्या होता है, कोई भी व्यक्ति सबसे पहले तो भाव उसके मन में आते हैं, उसकी जो मानसिक स्थिति है, जो उसका दिमाग है, उसके अंदर क्या है कोई भाव होगा जो बाहर से यानी कोई घटना से या फिर बाहर से ही उसकी क्या है मानसिक स्थिति में घुसती है। कोई भी भावना दोस्तों कवि अगर कविता में लिखना चाहता है तो उसकी प्रेरणा उसे कहीं बाहर से ही मिलती है, वो एक धक्के के रूप में क्या है उसकी मानसिक स्थिति पर प्रवेश कर जाती है और क्या है उसकी मानसिक दृष्टि पर एक रूप बना देती है। उस रूप के बनते ही दोस्तों क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाता हूं दोस्तों, आप कभी नहीं भूलोगे ये कला के 3 क्षण। कला के ये 3 तत्व दोस्तों आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप एग्जांपल के लिए लीजिए, आपका कोई दोस्त है, आपका फ्रेंड, उसको कोई लड़की पसंद आ गई, ठीक है। तो अब क्या होता है दोस्तों, उसे पसंद आने के बाद उसके मन में एक भाव बन गया, चित्र तो बन गया है कि हाँ ये मेरे को पसंद है। उसके बाद क्या है दोस्तों, अपने दोस्तों से वो डिस्कस करता है, तो उसके दोस्त आते हैं और उसके मन में जब वो बताता है तो एक तरीके से एक पौधा जो उसके मन में बना उसको क्या है वो लोग खाद देने का काम करते हैं, पानी देने का काम करते हैं, ताकि जो फीलिंग्स भावना उसके मन में आई उसके प्रति वो बढ़े और ज्यादा बढ़े, ठीक है। शुरुआत में तो दोस्त लोग ज्यादातर ऐसा ही करते हैं। तो अब क्या है, आप मान लीजिए जो मानसिक दृष्टि थी जो उसके रूप में बनी, तो एक कवि जब लिखता है दोस्तों उसके भी मन में ठीक पहले क्या है वो भावना आ जाती है। उसके बाद आती है कल्पना, ये उसके दोस्त समझ लीजिए आप। अब कल्पना अपना काम शुरू करेगी, जो भाव उस कवि के मन में आया था कल्पना उसमें और ज्यादा रंग भरेगी, चीजों को क्या है और ज्यादा उसको विस्तार करेगी कि जो भाव तुमने देखा ऐसा था, ऐसा हो सकता है, चीजें क्या है उसके अंदर एड ऑन करती जाएगी, उस भावना को क्या है बढ़ाएगी और अच्छे से। उसके बाद दोस्तों ज्ञान का काम शुरू होता है, जो ज्ञान उस व्यक्ति के पास है अंदर, तो उस ज्ञान से उसे क्या है मिलाता है। तो ज्ञान और कल्पना क्या है उस भाव में मिले और मिल करके क्या है उस भावना को धीरे धीरे विकसित करने लग गए। तो ये था दोस्तों कला का पहला क्षण। और कला के पहले क्षण को आपको याद करने का मैंने तरीका बता दिया है, याद कर लेना अपने किसी को, ठीक है, और याद कर लेना अपने दोस्तों को। वो 2 दोस्त आपके कौन से हुए, कल्पना और एक ज्ञान। और मानसिक स्थिति पर जो भाव बनता है वो क्या है, आप खुद हैं जिसके मन में वो भाव आया। तो चलते हैं दोस्तों दूसरे स्टेप की। अब आप खुद बताइए दोस्तों दूसरा स्टेप क्या रहेगा। आपको पसंद आ चुकी है, आपके दोस्तों ने भी अच्छा अच्छा बोल दिया है उसके बारे में, अब एक तरीके से क्या है छानबीन शुरू करते हैं अपने अंदर भी और बाहर भी। तो कला के दूसरे क्षण में दोस्तों ठीक कवि भी यही करता है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट टाइम क्या है ज्ञान की एंट्री हुई थी। तो ज्ञान क्या करता है दोस्तों,
कला के दूसरे क्षण में ज्ञान के आते ही क्या है, अब वो तटस्थ बनाता है भावना को। यानी कि जो भी फीलिंग उसके मन में अब आई है, अब क्या है, वो एक बायस्ड नहीं रहेगा किसी भी तरीके से, वो तटस्थ बनेगा। चीजें जो भी है वास्तविकता में क्या है उसे फेस करेगा, अपनी कोई पूर्व धारणा से क्या है ग्रसित नहीं रहेगा, उसे क्या है एकदम तटस्थ होकर के देखेगा। जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उसी को क्या है जगह देगा अपनी कविता में, उसी को बताएगा। तो ज्ञान के आते ही क्या है तटस्थता आती है। तटस्थता का मतलब यूं लगा सकते हैं कि किसी भी एक तरफ उसका क्या है झुकाव ना हो पर्सनली, जिसका उसका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट से दूर जो वास्तविकता है उसे देखना, उसे दिखाना। तो वो क्या करेगा, इस तटस्थता के आने के बाद, ये जो तटस्थता मैंने लिखा है ये कला के क्या है दूसरे क्षण में ही है, ज्ञान से संबंधित है इसलिए मैंने वहीं लिख दिया है। पर जो पहला क्षण है दोस्तों वो ज्ञान के आते ही खत्म हो जाएगा, दूसरा शुरू होता है तटस्थता से। और अब वो जो भावना उसके मन में आई है वो क्या करेगा, उसे अपने जो जीवन के संचित मूल्य हैं, उसके जो आदर्श हैं, उसके साथ उसको मिलाएगा, उस भावना को कि क्या बनती है। और दूसरा देखेगा अन्य जो उसी की तरह मिलते जुलती जो भावना है बाहर समाज में, उससे हट करके वो किस तरीके की है उसका अध्ययन करेगा, उसका विश्लेषण करेगा और चीजों को क्या है और अच्छे तरीके से जानेगा। आपको मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आप उससे भी कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्या है बंदा क्या है आप कंपेयर करना चालू करता है औरों से, और खुद भी देखता है कि मेरे को क्या चाहिए था, मेरे क्या आदर्श थे, उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये दो चीजें, एक तो खुद से कर लिया, तो उसी की तरीके की जो समान रूप की भावना है उसका भी क्या है उसने अध्ययन करा बाहर से, और अपने अंदर भी उसने अध्ययन कर लिया। तो कला का जो दूसरा क्षण है दोस्तों यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों खुद याद करके देखिए, पहले एग्जाम्पल में दोस्तों बात बन गई है, ठीक है, दूसरे में उसने रिसर्च भी कर लिया है, सब कुछ उसे ओके लगा। अब क्या है तीसरा जो क्षण होता है किसका, अभिव्यक्ति का क्षण होता है। अभी तक दोस्तों जो भाव था वो सब क्या है उसके मन के अंदर ही है, अभी तक वो उसका विश्लेषण कर रहा था, उसे अच्छे से जान रहा था। अब दोस्तों जैसे ही वो सब चीजें जान जाता है, सब चीजें समझ जाता है, तो सब चीजें ओके लगती है, अब वो दोस्तों छटपटाने लगता है। उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या है उसके अंदर हलचल मचने लगती है। जब तक दोस्तों अब उसकी वो अभिव्यक्ति नहीं कर देगा तब तक उसके मन की जो छटपटाहट है वो शांत नहीं होती है बिल्कुल भी। अब कवि दोस्तों उसको क्या है अभिव्यक्ति देने की सोचता है। तो ये जो तीसरा क्षण जो होता है दोस्तों कला का, ये सबसे ज्यादा क्या होता है लंबा होता है सबसे लंबा क्षण होता है, सबसे बड़ा होता है। अभिव्यक्ति देना आसान नहीं होता। आपको पता है दोस्तों प्रपोज करना में व्यक्ति कितना ज्यादा टाइम ले लेता है, अभिव्यक्ति जो करता है कितना ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है। ये कुछ उसी प्रकार का है कि कवि को अभिव्यक्त करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और जब तक वो अभिव्यक्त ना कर दे उसके मन की अंदर की जो झटपटाहट है वो समाप्त नहीं होती है। और जब तक दोस्तों वो अभिव्यक्ति कर नहीं देता कला का तीसरा क्षण समाप्त नहीं होता। जैसे ही उसने अभिव्यक्ति कर दी कला का तीसरा क्षण दोस्तों समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उसने अपनी फीलिंग्स बयां करी, अब क्या है उसके मन की जो छटपटाहट थी वो शांत हो जाएगी, या तो मामला आगे बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से क्या है कवि के तीन ये क्षण थे। आपको जब भी दोस्तों याद करना हो तो एग्जाम में जब बैठोगे तो बगल वाले को या बगल वाले को देख के आपको क्या है याद आ जाना चाहिए। तो अब तक मैंने दोस्तों आपको लगभग 70% के आसपास समझा दिया है। 70% यही था अब तक। ये जो मैंने बताया उसके तीन क्षेत्र का संघर्ष, और ये कला के तीन तत्व, और जो इससे पहले जो मैंने आपको इंट्रो दिया था जिसमें बताया था कि कैसे अभिव्यक्ति की और ये जो क्या है नई कविता जो अस्तित्व में आ रही थी, कैसे बदलाव हुए थे समाज में, ये सब। इसके बाद दोस्तों दो तीन बातें मुक्तिबोध जी और कहते हैं जो फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। कवि के मन में दोस्तों जो ये भावना आती है वो क्या है शुरुआत में तो उसकी अपनी व्यक्तिगत और निजी होती है, परंतु जैसे जैसे दोस्तों इस भावनाओं को वो अपने अंदर के संचित मूल्यों से और बाहर के समान अनुभव से उसे मिला करके देखता है, तो क्या है धीरे धीरे जो उसकी जो निजी भावना थी वो क्या है अब एक तरीके से उसका साधारणीकरण हो जाता है। वो जो भावना थी, वो जो फीलिंग थी उसकी अब नहीं रहती, वो क्या है अब समाज की हो जाती है एक तरीके से। क्योंकि जब शुरुआत में उसके पास आई थी तब तो उसकी अपनी थी, पर जैसे ही वो विश्लेषण करने लगता है तो क्या है वो चीजें धीरे धीरे समाज की हो जाती है, क्योंकि वहां से वो चीजें ग्रहण करता है, सीखता है और उसे उसमें एड ऑन करता है। तो इसलिए कविता जब अस्तित्व में आती है तो किसी की निजी संपत्ति नहीं रहती, ऐसा मुक्तिबोध जी कहते हैं। इसके बाद बताते हैं कि कविता में हमें क्या है सेंसरशिप से बचना चाहिए। कुछ लोग कविता लिखते वक्त क्या है उनका अपना एक सीमित क्षेत्र बांध लेते हैं कि हमारे लिए क्या है कविता करना मतलब इसी क्षेत्र को दिखाना,
ये क्या है, कविता होगी। जैसे कि एलिट क्लास के वर्गों के बारे में ही लिखना हो, दिखाना क्या है, उनके लिए कविता है। और जो गरीबों पे लिखी जाती है कविता, जिसमें धूल मिट्टी वगैरह इन सब चीजों को दिखाना क्या है, एक तरीके से वो लोग कविता नहीं समझते। तो मुक्तिबोध जी कहते हैं दोस्तों, कविता का कोई सीमित क्षेत्र असल में होता नहीं है, उसे हम इस तरीके से सेंसरशिप से हमें बचना चाहिए, उसे इस तरीके से सेंसरशिप हमें नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट वो करते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था कि कवि की एक दृष्टि जो है वो व्यापक होनी चाहिए। ये सेंसरशिप में बंद करके किसी सीमित क्षेत्र तक नहीं रहना चाहिए, उसे क्या है अपनी दृष्टि को व्यापक करना चाहिए, ताकि क्या है वो जीवन के सत्य को क्या है बहुत अच्छे से बता पाए, चीजों को दिखा पाए। जितना ज्यादा कवि की दृष्टि जो व्यापक होगी, वह सत्य के क्या है उतने ही ज्यादा करीब पहुंचेगा। क्योंकि व्यापकता से अर्थ है खुद से कि जो जितनी ज्यादा उसके पास दृष्टियां होंगी एक सिचुएशन को देखने की, वो क्या है उतना ही ज्यादा उस सत्य को अच्छे से बता पाएगा। अब आप जाइए दोस्तों और जाके है ना इसे एक बार पढ़ लीजिए अपने टेक्स्ट में, आपको देखना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और समय कम होने की वजह से मैंने नोट्स जो है ज्यादा अच्छे से फ्रेम नहीं किया है, मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिख रखे हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ज्यादा तो नहीं पर लेकिन 80% आपको वो नोट समझ में आ जाएंगे। इस वीडियो को अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो 80% वो समझ में आ जाएगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम मिलेंगे निबंध के टॉपिक पर।